हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एंड टुडे इज द थर्ड सेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज। हमने फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन में बेसिक और उससे हमने धीरे धीरे जो स्टैंडर्ड लेवल के और एडवांस लेवल के जो जर्नल एंट्रीज हैं वो भी हम डिस्कस साथ के साथ करते आ रहे हैं। सो आज के सेशन में जो जर्नल एंट्रीज में वेरी इंपॉर्टेंट जो लास्ट सेगमेंट के जर्नल एंट्रीज होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आप जब भी जर्नल एंट्रीज का देखें, फंडामेंटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बेस जो है वो जर्नल एंट्रीज से ही बनता है और इस बेस को अच्छा करने के लिए आप सेशन 1 पहले वॉच करें, सेशन 2 देखें, सेशन 3 देखें और इन सेशन जर्नल एंट्रीज के जो सीरीज 1 मतलब आई मीन सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 है, इससे पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जरूर देखें। आज के सेशन में मैं एक बार रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी एक बार रिविजिट करवा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डीले। सो आज का जो है बेसिकली ये मैं बंच में बता रहा हूं आपको और इसी तरह से बंच में पढ़ने से फायदा है। जैसे इसके एक ही जैसे नेचर है, जैसे मैंने क्या लिखा यहां, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑफिस एसेट्स एंड गुड्स लॉस्ट बाय फायर। इसमें सब में कॉमन क्या है? गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? जिसमें हम डील करते हैं। गुड्स को और डिफाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं? बेसिकली द ऑब्जेक्ट, जो भी आप टेंजिबल प्रोडक्ट यूज करते हो वो बेसिकली आप परचेज करते हो फॉर द रीसेल इन द मार्केट, दैट बिकम्स योर गुड। गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। गुड्स का जस्ट टेक एन एग्जांपल, मोटर व्हीकल फॉर अस इज एन एसेट्स, लेकिन मोटर व्हीकल फॉर द कंपनी लाइक मारुति इज अ गुड्स, बिकॉज मारुति प्रोड्यूस करती है अपने लिए नहीं, मारुति प्रोड्यूस करती है फॉर द रीसेल इन द मार्केट। सो दैट इज द रीजन कि एक जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है एंड एक नॉन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज की बात करें तो उनके लिए लैंड, बिल्डिंग, ये सब जो है बेसिकली वो उनके लिए गुड्स है, बिकॉज दे परचेज फॉर रीसेल इन द मार्केट। लेकिन गुड्स लाइक हमारे लिए जो एसेट्स है, हाउस है हमारा या ऑफिस है, वो हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। तो गुड्स के इस तरह से मतलब चेंज हो जाते हैं। इन अ सिंपल लैंग्वेज, जिसको भी आप परचेज करते हो फॉर रीसेल पर्पस के लिए, उसको आप गुड्स कह सकते हो। तो यहां बात कर रहे हैं गुड्स जो हम चैरिटी में दे देते हैं, गुड्स जब हम फ्री सैंपल में दे देते हैं, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज दे देते हैं, गुड्स यूज फॉर मेकिंग एन ऑफिस एसेट्स करते हैं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर करते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो गुड्स के साथ आप करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल ले लिया गुड्स गिवन एज चैरिटी। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों वही है जो मैं आपको बार बार स्टार्टिंग से कहता जा रहा हूं, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को यहां एक बार रिविजिट भी इसी बहाने हम कर लेंगे। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसमें दो एस्पेक्ट को फाइंड आउट करना चाहिए। जैसे इसमें देखें तो एक तो एस्पेक्ट हमारा चैरिटी हो गया और दूसरा एस्पेक्ट हमारा परचेजेस हो गया। एक एस्पेक्ट हमारा चैरिटी हो गया। आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ गुड्स में मार्क करा है, तो आप जब सेशन 1 देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि गुड्स का मतलब मैंने वहां डिफाइन किया हुआ है। गुड्स का मतलब परचेजेस से होता है, गुड्स का मतलब सेल्स से होता है, गुड्स का मतलब परचेज रिटर्न से होता है एंड गुड्स का मतलब सेल्स रिटर्न से हो सकता है। सो बेसिकली गुड्स जो है एक ग्रॉस मीनिंग वर्ड है। सिंस यहां परचेजेस के लिए यूज कर रहे हैं इसलिए हमने यहां परचेजेस के लिए करा है। सो इसमें सबसे पहले दो एस्पेक्ट आपने कर लिया, फिर उस एस्पेक्ट का नेचर फाइंड आउट कर लीजिए। व्हेन आई एम सेइंग द नेचर, तो आपको पता होना चाहिए कि या ये ओनर्स कैपिटल है, रेवेन्यू है, लायबिलिटीज है, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स है। क्योंकि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ओनर्स कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स में डिवीजन है। सपोज आप ट्रेडिशनल अप्रोच कर रहे होंगे तो ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल, बट आई लाइक टू एडवाइज यू मॉडर्न अप्रोच से आपको फॉलो करना चाहिए। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ओनर्स कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स में करना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक गुरु मंत्र बताया था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। डेफिनेटली आप सब अवेयर होंगे, लेकिन ये एक थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाएगा। एक बार इसको समझते हैं। तो जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। So how to understand the rules of debit and credit? How to understand the fundamental of accounts? It's really simple. See, this is the sign of increase and this is the sign of decrease. इंडिया में जब बच्चों की तबीयत खराब होती है तो हम ORS का घोल देते हैं, यहां हम ORL का घोल देते हैं। ऑलराइट, अकाउंट्स पढ़ के हम CA बनते हैं, यहां हम EA बनते हैं। ठीक है,
हमारे घर में सीडी प्लेयर होता है, उसको चलाने के लिए डायरेक्ट करंट चाहिए। वेयर C स्टैंड फॉर क्रेडिट, D स्टैंड फॉर डेबिट, D स्टैंड फॉर डेबिट एंड C स्टैंड फॉर क्रेडिट। O for owners capital, R for revenue, L for liabilities, E for expenses and A for assets. So this is the guru mantra of accounts. ये आपके फिंगर टिप्स पे होगा तो आप मिस्टेक के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे या मिस्टेक होंगे ही नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट में हम करते हैं तो पहला इसमें हमारे कॉन्सेप्ट में करते हैं तो पहला हमारा एस्पेक्ट क्या हो गया, चैरिटी। और दूसरा क्या हो गया, मैं एक बार थोड़ा सा डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज से तो करनी है, हमें डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज ही करेंगे, लेकिन एक मैं बताता हूं कि किस इस तरह को कैसे अप्लाई करते हैं हम। तो चैरिटी हमारे लिए क्या है, एक्चुअली एक लॉस है, बट इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस, क्योंकि लॉस का कोई कैटेगरी नहीं है, तो एक्सपेंसेस और लॉस का सेम कैटेगरी हम रखते हैं। परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम परचेज करते हैं फॉर रीसेल इन द मार्केट। सो परचेज हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और जब उसको रीसेल करते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाता है, रेवेन्यू बन जाता है। अब आप लोग में कंफ्यूजन होगी कि परचेज हमारे लिए एसेट्स भी होता है। परचेज एसेट उस टाइम हो सकता है जब जो भी आप गुड्स खरीदे और वो गुड्स अनसोल्ड रह गया हो, रिमेनिंग स्टॉक बच गया हो, स्टॉक एट द एंड हो गया हो और हमारी बुक्स क्लोज हो जाए। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने 200 यूनिट्स किसी भी चीज का, सपोज ये पेन का आपने 200 यूनिट्स खरीदा एंड योर बुक्स गॉट क्लोज एज ऑन 31 मार्च 2022 और उस डेट तक सिर्फ आपने 150 यूनिट सेल करे हैं, तो ये जो 50 यूनिट बच गए ये हम एसेट्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं। वो अनसोल्ड एसेट स्टॉक होता है जिसको हम एसेट बोल सकते हैं, लेकिन वैसे परचेज इज एन एक्सपेंस, बिकॉज परचेज हमने इनिशियल एक्सपेंस करा और फिर जब हम सेल करेंगे तो ये रीसेल हो जाएगा, तो मतलब ये हमारे लिए रेवेन्यू हो जाएगा। सो एक्सपेंस यहां देखो इसी तरह से फाइंड आउट करना है, दो एस्पेक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, चैरिटी और परचेजेस। इसी तरह हर जर्नल एंट्रीज में आपको करने की जरूरत है, राइट। और अभी तो इसके बाद जर्नल एंट्रीज में आपको डायरेक्ट करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप जब भी करें तो प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले आपको यह करना चाहिए, एक जर्नल एंट्रीज ले ली, उसके दो एस्पेक्ट फाइंड आउट कर लिया, उसका नेचर डिफाइन कर लिया, एंड नाउ हाउ डज इट अफेक्टेड। तो एक्सपेंसेस हमारा कैसे अफेक्ट हो रहा है, तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और परचेजेस हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा इट्स सपोज टू बी डेबिटेड, और ये जब डिक्रीज होगा इट्स सपोज टू बी क्रेडिटेड। सो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट वगैरह आपके फिंगर टिप्स पे होगा, तो मैं स्ट्रेट अवे एक जर्नल एंट्रीज डायरेक्टली पास कर देता हूं। फॉर्मेट वगैरह पे मैंने आपका टाइम नहीं खराब करा है, क्योंकि फॉर्मेट आपको अच्छे से पता ही होता है। एक जर्नल एंट्रीज में आपको मैं फॉर्मेट में भी प्रॉपर्ली एक बार फिर से करके बता देता हूं, लेकिन आपका टाइम बचाने के लिए मैंने फॉर्मेट वगैरह इसमें नहीं रखा है। तो ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा, जैसे पहला हो गया डेट। सो सपोज इफ द डेट इज गिवन, सो फेयर इनफ, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीज, this is your debit side of amount rupees, and this is the credit side of your amount। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आज 29 नवंबर है, तो ये हो गया 2022 29 नवंबर, ये हमने डेट भी एज्यूम कर लिया। तो इसकी एंट्री क्या हो जानी है, बहुत सिंपल सी, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। और वैल्यू हमने कितना कंसीडर करा है, 10,000। तो ये डेबिट वाला अमाउंट यहां 10,000 और क्रेडिट वाला यहां 10,000, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। और एक ट्रांजैक्शन से दूसरी ट्रांजैक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहां से एक कॉमन लाइन जो पर्टिकुलर से स्टार्ट होगा और पर्टिकुलर्स में खत्म हो जाएगा, वो आपको करने की जरूरत है। सो नाउ दिस इज द कंप्लीट वे ऑफ डूइंग द जर्नल एंट्रीज। मैं आपको सिर्फ इसके बाद जर्नल एंट्रीज ही समझा रहा हूं सो दैट वी कैन सेव योर टाइम। नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। तो आपको पता चल गया इसमें दो फैक्टर क्या हो गए, एक फ्री सैंपल हो गया। फ्री सैंपल को हम एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं, फ्री सैंपल को हम क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट। सपोज हमारे प्रोडक्ट में जब क्वालिटी होती है तो हम बोलते हैं अपने कस्टमर को कि हमारे फ्री सैंपल को आप यूज करके देखें, एंड देन दिस इज द वे हाउ वी कैन एडवर्टाइज। सो ये फ्री सैंपल हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक वही गुड्स।
तो इसकी जो जर्नल एंट्रीज हम करने वाले हैं बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे आपको लगाना है, क्योंकि ये बंच ही मैंने यूज करा है गुड्स वाला। तो इसके लिए आप फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं या एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं। बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, इधर द एडवर्टीजमेंट और आई कैन राइट फ्री सैंपल, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। एडवर्टीजमेंट ऑब्लिक फ्री सैंपल अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। और वैल्यूज कितनी है इसकी 15,000। All right. Next, goods taken over by the proprietor for personal use. Whenever goods is taken over by the proprietor for his personal use, is called drawings. It's called drawings. So one factor is drawings and second one is the goods. So journal entry should be drawings account debit, drawings account debit to purchases account. Value is 20,000, 20,000. Next one is goods worth rupees 25,000 used for making an office furniture. Just take an example. When I say goods, इसका मतलब क्या है कि we are dealing in say timbers और कोई भी चीज ऐसी जो ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए हेल्पफुल हो। तो बेसिकली गुड्स जो हमने यूज करे वो ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए यूज करे हैं। सो बेसिकली एक तो हमारा ये ऑफिस फर्नीचर एसेट्स है जो इंक्रीज हो रहा है और दूसरा हमारा गुड्स जो एक्सपेंस है वो डिक्लाइन हो रहा है। सो द जर्नल एंट्री शुड बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आई कैन डायरेक्टली मेक द जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, furniture account debit to purchases account, furniture account debit to purchases account, and the value here is 25,000, 25,000. So this is the journal entry. Next one is goods lost by fire. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, goods lost by fire. अब goods lost by fire है, इसमें कंडीशन है कि when the goods were lost by fire and goods were uninsured. Second है goods lost by fire and goods were fully insured and recovered the entire amount from the insurance company. And next है goods were lost by fire but insurance company accepted only a partial claim. तो बहुत डिफरेंट आएंगे, मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूं। सबके लिए कॉमन टर्म है goods lost by fire रुपीज 5,000। तो इसमें है कि when the insurance claim, when claim accepted by the insurance company, by the insurance company and paid the amount. तो गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 लॉस्ट बाय फायर। तो जब भी लॉस्ट बाय फायर होता है तो पहला एग्जांपल आप क्या लेने वाले हैं, आप लेने वाले हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस account. Since this goods were insured, कैसे पता चला? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कंप्लीट क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब गुड्स इंश्योर्ड होगा। सो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट विद द फर्स्ट एंट्री। जब हमने लॉस को इनिशियली इट इज आर लॉस, इसलिए हमने लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस कर दिया है। बट सिंस दिस इज अगेंस्ट द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इस गुड्स की ऑलरेडी हमने करा ली है, तो बेसिकली इंश्योरेंस जब हमने करा लेते तो दिस इज इनिशियली अ लॉस फॉर अस बट फाइनली दिस इज अ लॉस फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। तो सेकेंड एंट्री आप जो करने वाले हैं वो क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 5,000 टू लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट। एंड थर्ड क्या हो सकता है, जब आपको इंश्योरेंस कंपनी से पूरा पेमेंट मिल भी गया है, सो द एंट्री शुड बी बैंक अकाउंट डेबिट, bank account debit to insurance company account. So the last entry is bank account debit to insurance company account and the amount is again 5,000, 5,000. तो जब भी लॉस होगा तो you have to pass the entry loss by fire account debit to purchase account, and if the goods were completely insured, even
वट एवर अमाउंट इज बीइंग इंश्योर्ड, वो भी मैं बाद में बात करूं. इन दिस कंडीशन द गुड्स वेर कंप्लीटली इंश्योर्ड, सो द एंट्री शुड बी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट. एंड थर्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट. तो पहला कंडीशन मैंने लिया है कि जब गुड्स लॉस बाय फायर है और इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड फुल क्लेम एंड पे फॉर इट, तो ये पहली कंडीशन होगी. सेकंड कंडीशन है कि व्हेन गुड्स वेर अनइंश्योर्ड, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ ये एक एंट्री पास करनी है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. एंड इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर भी हम कर सकते हैं. लॉस बाय फायर टू परचेज करके भी छोड़ दे, वो भी ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर इज अ क्लोजिंग एंट्री ऑफ दिस. अब इसी में मैं एक और कंडीशन अप्लाई कर लेता हूं, कि जैसे गुड्स लॉस बाय फायर 5000 का ही है और इंश्योरेंस कंपनी accepted only 60% as a claim. And amount paid immediately. आप देखें गुड्स हमारा लॉस पे फायर कितना हो गया 5000 का, इंश्योरेंस कंपनी कितना एक्सेप्ट कर रही है, सिर्फ 60% एक्सेप्ट कर रही है. सो फर्स्ट एंट्री शुड बी सेम. आप क्या करोगे फर्स्ट एंट्री में, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5000. लेकिन सिंस इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू एक्सेप्ट ओनली 60% ऑफ द क्लेम, तो पहले हम इंश्योरेंस कंपनी को हम पूरा ही क्लेम करेंगे. तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट to loss by fire account. So this is also the same entry what we did earlier, 5000. इसका 60% हमें मिल गया. So the third entry should be, so out of 5000 का 60%, that is 3000. So bank account has to be debited with 3000 and remaining 40% is actually loss because goods सपोज 5000 का हुआ है, इसका सिर्फ 60% रियलाइज्ड हो रहा है, तो 40% इज अ कंप्लीटली लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो बैंक अकाउंट जो हमें मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, दैट इज 40% ऑफ 5000, 2000 टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट. सो इसमें तीन कंडीशन होंगे. पहला कंडीशन है आपका गुड्स लॉस बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड फुल क्लेम, तो ये तीनों एंट्री आनी है. दूसरा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द पार्शियल क्लेम, तो ये एंट्री आनी है. एंड थर्ड होगा कि व्हेन गुड्स वेर अनइंश्योर्ड, तो उसमें सिर्फ लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट आना है. तो उसमें कॉमन सी बातें क्या देखी आपने, एक्सक्यूज मी, इसमें कॉमन सी बात आप ये देखिए, इसको मैंने बंच क्यों बोला, क्योंकि हर कंडीशन में आप देखोगे कि आपका परचेजेस क्रेडिट हो रहा है. हर कंडीशन में देखोगे कि आपका परचेजेस क्रेडिट हो रहा है. हर कंडीशन में देखोगे परचेजेस क्रेडिट हो रहा है. हर कंडीशन में देखोगे परचेजेस क्रेडिट हो रहा है. हर कंडीशन में देखोगे परचेजेस क्रेडिट हो रहा है. सो मतलब 1 2 3 4 5 जर्नलिटी जो मैंने कराई, एक बंच इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें कुछ सिमिलैरिटी होती है. ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी है कि जब भी गुड्स गिवन एज चैरिटी हो, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल हो, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज हो, गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑफिस एसेट्स हो, या गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो, तो अल्टीमेटली जो हमारा इनिशियल स्टॉक होता है वो डिक्लाइन हो जाता है. एंड दैट इज द लॉजिक कि हमारा परचेज हर टाइम इन पांचों एंट्रीज में क्रेडिट होता है. सो इसीलिए इसका एक बंच बनाया हमने. नेक्स्ट है बैड डेट. बैड डेट का मतलब क्या होता है, द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर इज कॉल्ड बैड डेट. Irrecoverable amount from the customer is called bad debt. The amount which is not being recovered from the customer is called bad debt. So bad debt में भी दो तीन चीजें हो सकती है. एक तो हो सकता है कंप्लीट बैड डेट और दूसरा हो सकता है पार्शियल बैड डेट. एक कंप्लीट बैड डेट मतलब सपोज एक कस्टमर के पास, जैसे आई हैव टेकन एन एग्जांपल, ये कंप्लीट बैड डेट का मैंने एग्जांपल लिया है. मिस्टर एक्स अ कस्टमर ओड ₹10,000 बिकेम बैंकरप्ट एंड नथिंग इज रियलाइज्ड फ्रॉम हिम. तो दिस इज अ कंप्लीट बैड डेट. कस्टमर हमारे कितने का था, 10,000 का. नाउ ही इज नॉट गोइंग टू मेक अ सिंगल पैसा बिकॉज ही बिकेम बैंकरप्ट, सो नथिंग कुड बी रियलाइज्ड फ्रॉम हिम, राइट. सो इसके लिए जर्नलिटीज आप क्या पास करोगे, इसके लिए एंट्री पास करोगे बैड डेट अकाउंट डेबिट. Bad debt is actually a loss, falls under the category of expense, so bad debt account debit
टू मिस्टर एक्सेस अकाउंट, और अमाउंट तो आपको पता ही है 10,000। तो ये आपकी जर्नलिटीज हो जाएगी। सेकंड है पार्शियल बैड डेट। पार्शियल बैड डेट की मैं बात करूं तो देखो इसमें क्या है, मिस्टर एक्स अ कस्टमर ओड अस ₹10,000 बिकेम बैंकक्रप्ट, 60 पैसा एंड अ रुपी इज रियलाइज्ड फ्रॉम हिम। इट्स रियली सिंपल टू अंडरस्टैंड। 60 पैसा एंड अ रुपी, आप सबको पता है देयर आर 100 पैसा एंड अ रुपी। 60 पैसा का मतलब क्या होता है, 60%। तो ये जो टोटल अमाउंट है 10,000 का, इसका 60% हमें मिल गया, इसका हमें 60% मिल गया। तो 60% जब मिलेगा तो इसके लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, 60%, I mean 60% of 10,000 will give you how much, 6,000. So cash account should be debited with 6,000. इसका मतलब है कि 60% we have received, so it simply means कि 40% हमें नहीं मिला है, and that is a loss for us. तो bad debt account debit, 4,000 to Mr. X's account, और इसको हम 10,000 यहां दिखा देंगे। अच्छा, लास्ट में एक चीज और आपसे मुझे बात करनी है। जैसे आप यहां देखो तो ये जो बैड डेट टू मिस्टर एक्स का रहा है, व्हाट काइंड ऑफ जर्नल एंट्री इज दिस, ये सिंपल जर्नल एंट्रीज है, इसको हम सिंगल जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। जब हमारे पास, मैंने आपको समझाया था कि ऑर्डर टू एस्पेक्ट, जब एक एस्पेक्ट डेबिट होता है और दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होता है तो उसको सिंगल और सिंपल जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। लेकिन इसकी मैं बात करूं तो व्हेन इन अ ट्रांजैक्शन देयर आर मोर देन टू एस्पेक्ट, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। ये कंपाउंड एंट्री होता है, क्योंकि दो एस्पेक्ट से ज्यादा होते हैं तो आप दो सिंपल जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, एंड विद द कॉमन बिहेवियर आप उन दोनों सिंपल एंट्री को कंबाइन कर देते हैं, एंड इट बिकम्स योर कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिमिलर बिहेवियर का मतलब ये है कि जब हमें मिला तो हमने एंट्री क्या पास करी होगी, इसका मैं आपको थोड़ा कंपाउंड भी बता देता हूं। कंपाउंड मैंने ऑलरेडी आपको डिस्काउंट के टाइम बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक बार समझा देता हूं तो ताकि आपका सिंगल क्लियर है, कंपाउंड क्लियर हो जाएगा। कंपाउंड वैसे भी पहले हमने काफी बात कर रखी, डिस्काउंट अलाउड फुल सेटलमेंट के टाइम, और इसके बाद ओपनिंग जर्नल एंट्रीज भी मैं आपको समझा दूंगा। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। जैसे इसकी मैं बात करूं तो दो सिंपल कैसे होंगे, सबसे पहले 60 पैसा, तो इसका मतलब आउट ऑफ 10,000 6,000 हमें मिला, तो इसके लिए हमने एंट्री क्या पास कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्सेस अकाउंट, और वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000। अब इसका 40% कितना हो जाएगा 4,000, इसके लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव दिस 40% अमाउंट ऑफ 4,000 फ्रॉम whom, टू मिस्टर एक्स, तो टू मिस्टर एक्सेस अकाउंट। तो देखो आप इसके लिए आपने दो सिंपल सिंगल जर्नल एंट्रीज पास कर दी है, लेकिन दोनों में कॉमन सी क्या चीजें हैं, यहां मिस्टर एक्स भी क्रेडिट हो रहा है और यहां भी मिस्टर एक्स 4,000 से क्रेडिट हो रहा है। सो इफ यू कुड कंबाइन द एंट्री, सो यू विल फाइंड this entry, cash account debit 6,000, bad debt account debit 4,000, to Mr. X 6,000 and 4,000 will give you 10,000. So to Mr. X's account 10,000. तो दो सिंपल एंट्री को जब भी एक ट्रांजैक्शन में दो से ज्यादा एस्पेक्ट होते हैं तो दो सिंगल जर्नल एंट्रीज बनता है, एंड प्रेफरेबली हम इसको कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ बैड डेट रिकवर्ड, सपोज कोई कस्टमर बैंकक्रप्ट हो गया था और अभी वो हमारे को पैसे वापस कर रहा है, सो बेसिकली ये जो 10,000 का अमाउंट फ्रॉम मिस्टर एक्स हु बिकेम बैंकक्रप्ट प्रीवियसली, नाउ वी हैव रिकवर्ड दिस, सो सिंपली दिस इज कॉल्ड कैश अकाउंट डेबिट, and this term is called bad debt recovered, because it was earlier Mr. X was bankrupt, so we have used the term bad debt, now it is being recovered, so bad debt recovered. ठीक है, so cash account debit to bad debt recovered account, and amount should be again 10,000. So here bad debt recovered is a revenue, and it is going up, so that is the reason why it is being credited. Now there are two types of interest also, interest on capital, interest drawings. एक और टाइप का हो सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और टेकन वो भी पॉसिबल हो सकता है, तो वो भी हम बात करते हैं। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। सो द जर्नल एंट्री शुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, interest on capital account debit 10,000 to capital account. So this is the journal entries.
आप इसका लॉजिक में जाओगे तो दो एस्पेक्ट पहले ढूंढ लो। तो सबसे पहला एस्पेक्ट क्या हो गया, और हर टाइम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। जैसे इसका पहला एस्पेक्ट क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सेकंड एस्पेक्ट क्या हो गया, कैपिटल। So interest on capital for the business point of view, it is an expense, and we always think on behalf of the business, not on behalf of the businessman. So interest on capital business के point of view से it is an expense and it is increasing, so it's supposed to be debited. ठीक है, capital is a owner's capital, we all know that, and it is also increasing because capital is a internal liabilities for the organization, और जब भी आपको इसको इंटरेस्ट मिलता है तो कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो द एंट्री शुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसका ऑपोजिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है, क्योंकि ये पार्टनर्स को हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये पार्टनर से हम चार्ज कर रहे होते हैं, तो ये एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। इसके बाद मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन लोन में जब गिवन लोन होता है या टेकन लोन होता है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन में ये एंट्री ऑलरेडी हमने इस तरह की डिस्कस कर ली, इसलिए मैंने इसको यहां लिखा नहीं। सो इंटरेस्ट ऑन लोन एक तो हो सकता है गिवन और एक हो सकता है टेकन। जो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है ये हमारे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया, एम आई करेक्ट। जो लोन हमने दिया है वो हमारे लिए एसेट हो जाएगा, और जो लोन हमने लिया है ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज हो जाएगी। ठीक है, जो लोन हमने दिया है वो हमारे लिए एसेट्स है, जो लोन हमने लिया है वो हमारे लिए लायबिलिटीज हो जाएगी। सो सिंपल है कि जब भी आपने लोन दिया है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अभी आपको नहीं मिला, तो इसका सेम रूल होगा जो आपने अक्रूड के लिए यूज करा था। अक्रूड का मतलब क्या है, इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। तो यहां अक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन वाला जो है सेम सिस्टम बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको आपको ऑलरेडी एक्चुअली जब एक्सपेंस बता रहा था, इनकम बता रहा था, तो उसमें प्रेजेंट एक्सपेंस, पास्ट एक्सपेंस एंड फ्यूचर एक्सपेंस और इनकम मैं ऑलरेडी कवर कर चुका था, उसी के बेसिस पे यहां होगा। लायबिलिटीज की मैं बात करूं तो इनकम इज द एक्सपेंसेस ड्यू बट इट हैज नॉट येट बीन पेड। जब लोन लेते हैं तो वी आर लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन इट, राइट। सो इंटरेस्ट हमारे को पे करना है, लेकिन अभी तक हमने पे नहीं करा है, तो इसका सेम कॉन्सेप्ट होगा जो आउटस्टैंडिंग के लिए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हम करते थे। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए जैसे करते थे वैसे ही आपको इसके लिए भी जर्नलिटीज पास करनी। नाउ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन दो पॉइंट होते हैं। डेप्रिशिएट करना मतलब डिक्लाइन करना, और एप्रिशिएट करना मतलब इंक्रीज करना। बहुत सिंपल सा होता है, आपके पास फिक्स एसेट में दो पॉइंट्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जब भी इंक्रीज करता है तो उसको हम बोलते हैं एप्रिशिएट करना। जैसे लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई तो इसको बोलते हैं एप्रिशिएशन। तो जब भी लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट होगी विद अ सर्टेन अमाउंट, तो आप एंट्री पास करेंगे लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू एप्रिशिएशन अकाउंट। लेकिन इसी तरह से सपोज मोटर व्हीकल है और मोटर व्हीकल की वैल्यू डिक्लाइन होगी, तो उसके लिए आप एंट्री पास करेंगे डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल अकाउंट। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब डिटोरिएट करती है उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसको हम एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट राइट ऑफ। जैसे गुडविल की वैल्यू डिक्लाइन हो गई तो उसको हम एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन बोलते हैं जिसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है और वैल्यू डिटोरिएट करती है, उस टर्म को हम डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं। लेकिन जिसकी फिजिकल वैल्यू नहीं, फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है, उसकी वैल्यू जब डिटोरिएट करती है उसको हम एमोर्टाइजेशन या राइट ऑफ बोल सकते हैं। तो इसके लिए एंट्री जैसे मैंने बताया, मोटर व्हीकल इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10%, और वैल्यू उसकी कितनी दी है, 1 लाख। 1 लाख का 10%, 10% ऑफ 1 लाख नीड टू बी कैलकुलेटेड, एंड द जर्नल एंट्री शुड बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10% ऑफ 1 लाख, हमारे पास कितना आ गया 10,000 टू मोटर व्हीकल अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल अकाउंट। यही बिल्डिंग लैंड की जैसे बारे में कह रहे थे कि लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट करेगी, तो आप एंट्री पास करेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू एप्रिसिएशन अकाउंट। अब नाउ द ओपनिंग जर्नलिटीज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 तरह की जर्नलिटीज होती हैं, सिंगल सिंपल जर्नलिटीज जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, कंपाउंड जर्नलिटीज जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, एंड लास्ट जर्नलिटीज है ओपनिंग जर्नल एंट्रीज।
तो ओपनिंग जर्नल एंट्रीज में आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन होती है, तो आप इसके लिए एंट्री क्या पास करते हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और यहां मैंने लिख दिया इंडिविजुअली। व्हाट डज इट मीन, जैसे सपोज आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, तो आप उसको कंबाइन करके सिर्फ फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, आप करेंगे लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो इंडिविजुअली आपने करना है। लायबिलिटीज में भी इंडिविजुअली करना है। इसका मतलब है सपोज आपके पास क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये आपकी लायबिलिटीज हैं, तो आपको इंडिविजुअल बेसिस पे लिखना है, टू क्रेडिटर्स, टू बैंक ओवरड्राफ्ट, टू बैंक लोन, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टू प्री रिसीव्ड इनकम, इस तरह से। और आप सबको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जब हमने सीखा था तो हमारे पास एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, और इस कंडीशन में आपके पास मोस्टली एसेट्स की वैल्यू गिवन होती है और लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द कैपिटल। तो कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है कि हम टोटल एसेट्स की वैल्यू को पहले एक साथ सम अप कर लें, और उसमें से हम लायबिलिटीज की जो वैल्यू हमने सम अप कर रखी है उसको माइनस कर दें, तो विल गेट टू नो अबाउट द कैपिटल का वैल्यू। तो इसलिए टू कैपिटल का जो वैल्यू है ये बैलेंसिंग फिगर है, जहां मैंने टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इट विल बी इक्वल्स टू योर कैपिटल। ये वाला फॉर्मूला हमने यहां अडॉप्ट कर लिया। सो थैंक यू सो मच। आज हमारा सेशन जर्नल एंट्रीज का कंप्लीट हो गया। इससे पहले रिक्वेस्ट रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट सेशन देखें, उसके बाद जर्नल एंट्रीज का जो 3 सेशन है, सेशन 1, सेशन 2 एंड सेशन 3, वो देखें, एंड देन यू कैन ट्राई ऑल द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम योर साइड। और इसमें जितने भी आपके पास जो भी बुक्स हैं उसकी थॉरो रिवीजन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वंस यू डन विद द कॉन्सेप्ट। So thank you so much. Take care. God bless. Keep smiling.